Hello everyone, how are you all? I am CS Diksha Shah and welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों से मेरा CLDP कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक्सपीरियंस कैसा था वो शेयर करने वाली हूँ। सो पर्सनली स्टार्ट करते विद वेबिनार मोड वाला। तो वेबिनार मोड में एक्चुअली ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसमें आपको एक शेड्यूल दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। जूम मीटिंग पे ये वेबिनार मोड में कंडक्ट किया जाता है। लेक्चर्स होते हैं, आप कभी कभी अपना कैमरा ऑन ऑफ करते रहते हैं, ध्यान देते नहीं देते, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है CLDP ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड तो काफ़ी चिल तरीके से आप निकाल सकते। ऑनलाइन मोड में कुछ इतनी दिक्कत नहीं आती है। कोई कोई लेक्चरर्स होते हैं जो मतलब फोकस करते हैं कि सारे बच्चे अटेंटिव रहे, कैमरा ऑन करे, वो आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे। बट मेजरली ऐसे कम ही होते हैं, थोड़े बहुत। बाकी सब अपना लेक्चर देते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस एंड डाउट्स लेते हैं एंड देन सेशन इजीली ख़त्म हो जाता है। तो ठीक था, इतना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था, कुछ अच्छा था। मैंने मेरा ऑनलाइन वेबिनार मोड नीरो से किया था, जो दिल्ली में जिसका ये ऑफिस है उधर से। एंड अभी आते हैं अपन जो मोस्ट एक्साइटिंग है, वो है 15 डेज़ ऑफलाइन CLDP वाला। सो मेरा जो प्रोग्राम था वो नॉन रेसिडेंशियल था, और नॉन रेसिडेंशियल होने की वजह से क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या पर्क्स होते थे वो मैं आपको अब शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने मेरा जो ये था CLDP प्रोग्राम, वो मैंने नॉन रेसिडेंशियल लिया था अपना वीरो से, जो नरीमन पॉइंट पे जो अपना चैप्टर है ICSI का, उधर उधर हमारे क्लासेस एंड बैचेस होते थे। सो वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि हमें इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए गए थे। पहले तो ऑब्वियसली एक शेड्यूल आ जाता है कि क्या दिन क्या होने वाला है। कभी-कभी ऊपर-नीचे होता है, बट जनरली वही मेंटेन रहता है। एंड उसमें हमें ड्रेस कोड होता था। ड्रेस कोड के क्या मतलब स्पेसिफ़िकेशंस थे, वो आपको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये एक्साइटमेंट होती है कि ड्रेस कोड कैसा होगा वहाँ पर, एंड ये सब जानना रहता है। सो पहले हम ड्रेस कोड से ही स्टार्ट करते हैं। तो बॉयज़ के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, जनरली फॉर्मल शर्ट्स एंड फॉर्मल पैंट्स, फॉर्मल बूट्स भी। और फॉर्मल में बेसिकली पैटर्न्स वगैरह नहीं पहनने रहते, प्लेन कलर के शर्ट्स होने चाहिए। और गर्ल्स के लिए देयर आर ऑप्शंस कि आप फॉर्मल कुर्तीज़, फॉर्मल साड़ी, फॉर्मल अपना शर्ट एंड फॉर्मल ट्राउजर्स पहन सकते हैं। बट येस, पैटर्न्स एंड मोर ब्लिंगे थिंग्स नहीं अलाउड होती है। प्लेन बेसिक कलर होने चाहिए, जैसे ग्रे हो गया, वाइट, ब्लैक, ब्लू के शेड्स हो गए, और फिर लाइट पिंक, एंड देन ये लाइट येलो, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऐसे जो भी फॉर्मल शेड्स होते हैं, आप ऐसे कलर के कपड़े पहन सकते हैं। बट जनरली मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली गर्ल्स भी शर्ट्स एंड पैंट्स पे ही स्टिक करते हैं। कुर्तीज़ कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते, बट ऑब्वियसली जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो पहन सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट पार्ट। बस वही है कि कलर एंड पैटर्न्स थोड़े सोबर होने चाहिए। और हील्स वगैरह नहीं अलाउड होती है। फॉर्मल शूज़ पहनने होते हैं आपको, जो टक 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 आवाज़ ना करे। एग्जैक्टली। एंड हेयर स्टाइल वगैरह भी प्लेन बेसिक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं पहन सकते, बहुत ज़्यादा फैशन नहीं करना है हमें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एंड एकदम सिंसियर बन के जाना है आपको। एंड फर्स्ट डे इट इज़ मैंडेटरी कि आप लोग वाइट शर्ट या वाइट कुर्ती फॉर गर्ल्स एंड ब्लैक पैंट पहने, दिस इज़ कंपल्सरी। एंड यू मे हैव वन ब्लेज़र विथ यू एज वेल, क्योंकि कभी कभी प्रेजेंटेशन के टाइम पे दे से ब्लेज़र इज़ कंपल्सरी, एंड समटाइम्स they don't say that blazer is compulsory. But if you have one blazer, it's good to be with you should keep it a blazer. That's my personal opinion. और थोड़ा सा कैसा है कि फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए भी आपके पास में प्रोफेशनल लुक के लिए ब्लेज़र हमेशा काम में आता है। सो आप ब्लेज़र रख लीजिए। एंड एक ट्रेडिशनल अटायर फॉर बॉयज़, ऑफ कोर्स कुर्ता पजामा, धोती, वट एवर यू वेयर। एंड गर्ल्स, यू कैन कीप साड़ी और कुर्ती, मतलब एक ट्रेडिशनल जो थोड़ा सा फेस्टिव वाइब्स देता है, उस हिसाब से भी आप एक एक जोड़ी वैसे कपड़े रख के जाओ, क्योंकि लास्ट डे मेजरली ये होता है कि सब लोगों को ट्रेडिशनल्स अलाउड होते हैं।
हम लोगों को भी थे, हमने लास्ट डे पे कुर्तीज़ वगैरह पहने थे। सो आप लोग एक ट्रेडिशनल पीस ज़रूर रखें अपने साथ में। और अगर आप रेसिडेंशियल मोड के लिए जा रहे हैं तो आई थिंक वहाँ पे सुबह-सुबह आपको एक्सरसाइज़ेज़ कराई जाती है। तो यू नीड टू कीप दोज़ काइंड ऑफ क्लोथ्स विथ यू कि आप जिसमें थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करने में कंफर्टेबल रहें। एंड बाकी तो ओवरऑल इट्स मतलब फॉर्मल इज़ द बेसिक थिंग जो आपको लेके जानी है अपने साथ में। और बाकी आपको यहाँ से दूसरा क्या चीज़ लेके जानी है, तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप लैपटॉप रख सकते हैं, अगर आपके पास में है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो भी चलेगा, कोई इसी हार्ड एंड फास्ट नीड नहीं होती है। मतलब मुझे भी ऐसा कुछ काम नहीं आया था लैपटॉप, क्योंकि दूसरे लोगों के पास में था एंड उस पे ही काम हो जाता था। सो इतना मतलब अगर है तो रख लीजिए, नहीं है मतलब नहीं है तो मत रखिए, कोई इश्यू नहीं आता है। शुरू करते कि वहाँ पे होता क्या-क्या चीज़ है। तो ऑफ़ कोर्स नॉन रेज़िडेंशियल में और रेज़िडेंशियल में सिर्फ़ एक मेजर डिफ़रेंस होगा, वो है एक्सरसाइज़ का और 2 टाइम खाना मिलने का। बाकी तो ओवरऑल सारी चीज़ें सेम रहती है। और हाँ, एक्सपेंसेस का भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर आप नॉन रेज़िडेंशियल में जाते हैं तो एक्सपेंसेस होते हैं अराउंड 10,000 रुपीज़, और अगर आप रेज़िडेंशियल में जाते हैं तो 20 से 25,000 के बीच में कुछ उनका फ़ीस का रेंज होता है। बट येस, नॉन रेज़िडेंशियल और रेज़िडेंशियल के दोनों अपने-अपने पर्क्स और दोनों के अपने-अपने कॉन्स भी हैं। सो अभी अपन आगे जाकर ये बात करते हैं कि अगर हम नॉन रेज़िडेंशियल कर रहे हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो लेक्चर्स होते हैं। हाँ, मतलब कह सकते हो अराउंड 40 टू 50% तो लेक्चर्स ही होते हैं। जैसा नॉर्मल क्लासरूम में आप बैठे और सामने कुछ बोल रहे, सुन रहे। बट द रेस्ट थिंग इज़ डेफ़िनेटली वेरी फन, मतलब बहुत सारी फन एक्टिविटीज़, गेम्स, टीम बिल्डिंग गेम्स, लीडरशिप गेम्स, और जैसे भी आपका बॉन्ड हो बन सके लोगों से, ऐसे गेम्स होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी दिखा सको, ऐसे गेम्स होते हैं। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, आपके ग्रुप्स डिवाइड करके आपको वो ग्रुप में डिस्कशन करना सिखाते हैं। देन उधर आपके क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं। ऑन द स्पॉट आपको कोई टॉपिक देख के आपको कुछ बोलना है, ऐसा जो रहता है वो भी होता है एक्टिविटी। और और फिर उसके साथ में आपको बोर्ड मीटिंग, हाँ, मॉक बोर्ड मीटिंग होती है। आपके ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं, उसमें से वो पर्टिकुलर ग्रुप में से आपको कंपनी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर्स सिलेक्ट करने होते हैं, एंड देन यू हैव टू प्ले स्किट काइंड ऑफ थिंग रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग। और ऐसे ही मॉक एजीएम भी कंडक्ट की जाती है। सो एजीएम में ग्रुप्स नहीं डिवाइड होते, एक पर्टिकुलर पीपल अपना वॉलंटियर करते हैं कि हम डायरेक्टर बनेंगे, हम कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, सीईओ, एमडी बनेंगे, फिनांस, ये वो डिसाइड करते हैं। और जितने भी रेस्ट पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो लोग मेंबर्स बनते हैं। एंड द एजीएम गोज़ लाइक कि वो लोग वहाँ से कुछ बोल रहे होते हैं डायरेक्टर्स के पैनल पे जो बैठे होते हैं, और मेंबर्स यहाँ से अपने कंसर्न्स रेज़ कर रहे रहते हैं। एक डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, फिर उस पे रिज़ॉल्यूशन पास होता है। ऐसा प्रॉपर तरीके से जो एजीएम कंडक्ट करते हैं हम, उस तरीके से एजीएम कंडक्ट की जाती है। उसके बाद में डिबेट्स होती है, फिर ग्रुप डिस्कशन में ही डिबेट्स भी ली थी हमारी। एंड देन कभी-कभी स्किट प्ले भी होता है, मतलब अगर कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला लेक्चर हो गया, तो उसके अंदर जो प्रोफ़ेसर होते हैं, उन्होंने हमें बोला था कि सम बंच ऑफ पीपल्स को वो बार-बार बुला रहे थे, एंड देन दे यूज्ड टू गिव देम रोल्स, और फिर उन्हें वो प्ले करना होता था। जैसे कि कोई डीलरशिप का हमें कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, किसी से हम पार्टी में मिले हैं, तो उससे हमारा बिज़नेस कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत फ़न एक्टिविटीज़ और मज़ेदार चीज़ें होती हैं। उसके साथ-साथ हमसे क्या करवाया गया था वाज़ एक्स्ट्रा, कि हमसे बुक, हम जाते थे पहले और पहले हमको दे देते थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर में हमें कोई भी एक आर्टिकल रोज़ रीड करना होता था। उसके बाद हमारे चाय, कॉफ़ी, नाश्ते का टाइम हो जाता था। फिर लेक्चर होता था फर्स्ट, तो फर्स्ट लेक्चर में जो भी आया, अच्छी-अच्छी फैकल्टीज़ होती थी, क्या नॉलेज होता था उन लोगों का। मतलब कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन एकदम मुँह पे रटे हुए होते थे कि आप बस उनसे बोलो कि सर इसके बारे में बता दीजिए, और वो आपको बिना बुक देखे अपडेटेड थिंग बता देंगे। इतना उनका एक्सपीरियंस हुआ करता था। तो बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छे बड़े-बड़े सीएस लोगों से हमें मिलने का चांस मिलता है, उनसे गाइडेंस लेने का चांस मिलता है। उन
के थ्रू हमारे मतलब एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग और कनेक्शन बनाने का ये चांस होता है हमारा CLDP का। ओके। एंड देन चाय कॉफ़ी और फिर उसके बाद में हमारा अराउंड 1-1:30 के अराउंड लंच होता था। लंच भी हमारे मतलब हमारे यहाँ पे वीरो में तो ऐसा होता था कि वो हमसे पूछ लेते थे कि आपको क्या खाना है और वो वही चीज़ ऑर्डर करके देते थे। तो लंच तो एवरीडे हम लोगों का फ़नी होता था कि मतलब आज चाइनीज़ आ रहा है तो कभी डोसा आ रहा है। एवरीथिंग जो हमें पसंद होता था वो हमें ऑर्डर करके दे देते थे। और मुझे रेसिडेंशियल वाले इसमें क्या मेन्यू होता है उसका इतना आइडिया नहीं है, बट डेफ़िनेटली यहाँ पे तो मेन्यू बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद में हमारा आफ्टरनून सेशन होता है और आफ्टरनून सेशंस ही जनरली ऐसे होते हैं जो थोड़े इंटरेक्टिव होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो भी समझते हैं कि खाने के बाद में नींद आती है, तो अगर कोई लेक्चर लगा देंगे तो हमें कितना बोर होगा। इसलिए आफ्टरनून सेशंस हमेशा जनरली एक्टिविटीज़ होते थे, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह जो भी था सब आफ्टरनून सेशन में हुआ करता था। उसके बाद हमें ये भी कहा गया था कि एक बुक पढ़ के हमें उसकी समरी लिखनी है अराउंड 4-5 पेजेस के अंदर, और उसे हमें सबमिट करना होता था लास्ट डे के एक आध दिन पहले, मतलब अराउंड सेकेंड लास्ट डे तक हमें वो देना था। और ऐसे कर करके हमारा पूरा प्रोग्राम फिनिश होने पर लास्ट डे इम्पैक्ट असेसमेंट होता था, जिसमें हमें कोई भी टॉपिक देखकर हमें उस पर एक स्पीच देनी होती थी अराउंड 2 मिनट्स के लिए। फिर लास्ट डे पर हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन होता था, जिसमें जज पैनल बिठाया जाता था और हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ICSI को सबमिट करी उसके ऊपर हमारा वाइवा होता था। तो वाइवा के टाइम पे केस, अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जिस पे केस स्टडीज़ पूछ सकते हैं, तो वो आपको अपडेटेड केस स्टडीज़ के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि आप बोलिए, आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, 2 to 3 मिनट्स आपको वो बोलने लगाते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली बोलना है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर। और उसके बाद में वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर से हो सकता है, उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, उसके रिलेटेड केस स्टडीज़ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सब बेसिस पे वो आपको जज करते हैं और आपको ग्रेड देते हैं। एंड देन लास्ट डे पर आपका मतलब फाइनल जो भी रहता है सर्टिफिकेट एंड ऑल, कुछ लोग अपना अपना पर्सनल अरेंज करते हैं कि प्राइजेस देते हैं कि हु वाज मोस्ट पार्टिसिपेटिव, हु वाज मोस्ट स्टाइलिश, मोस्ट पंक्चुअल, मोस्ट फ़नी, ऐसे कुछ लोग अपना डिसाइड करके अवार्ड्स देते हैं। बट हर जगह ये हो, इट इज़ नॉट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हर जगह होता है, बट समवेयर ग्रुप एंड बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन जाती है कि लोग अपने आप करने लगते हैं। सो जो ये सब जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो लास्ट डे पर होते हैं, फेयरवेल होता है, एंड देन दे सेंड यू विद अ गुड मैसेज एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, ऐसे करके वो आपको विदा कर देते हैं एंड आप आ जाते हैं। नाउ मेरा पर्सनल ओपिनियन कि आप रेजिडेंशियल चूज़ करें या नॉन रेजिडेंशियल चूज़ करें। तो अगर आप कोई भी बड़ी सिटी में कहीं बाहर से जा रहे हैं तो डेफिनेटली रेसिडेंशियल ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इट बिकम्स वेरी सेफ़ कि आप एक ही जगह पे सो रहे, खा रहे हैं एंड रह रहे हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ में बाहर घूमने भी जाते हैं तो सब लोग साथ में एक ही जगह रिटर्न आएंगे। वेरएज़ अगर आप किसी और जगह से नॉन रेजिडेंशियल ले रहे हैं और उस प्लेस पे आपका कोई रिलेटिव भी नहीं रहता है, तो कॉस्ट तो आपको उतनी ही पड़नी है। बाहर आपको हॉस्टल रहना, खाना अगर करना है तो कॉस्ट तो आपको उतनी ही पड़नी है, प्लस आपके एफर्ट्स भी डबल हो जाते हैं। और मतलब आप कहीं घूम इतना नहीं पाते, क्योंकि आपको पता रहता है कि घर आके खाने की व्यवस्था तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपके बाहर उस सिटी में कोई रिलेटिव्स रह रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंशियल ले सकते हैं डेफिनेटली, और अगर आप खुद वो सिटी में रह रहे हैं तो भी आप नॉन रेजिडेंशियल ले सकते हैं। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो रेसिडेंशियल डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस होंगे। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई बताना कि वो लोग फील्ड विजिट भी रह जाते हैं। मतलब मुंबई वाले तो लेकर जाते हैं, मुंबई में अगर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल हो, वो लोग आपको या तो NCLT दिखा देंगे या तो आपको सेबी ऑफिस में विज़िट करा देंगे। ये विज़िट्स होते हैं। बट इन केस अगर आपकी विज़िट अरेंज नहीं हो पाती है तो कहीं से भी, जैसे सेबी हो गया, अब हमारे टाइम पे दिवाली टाइम था तो दिवाली वैकेशंस चल रहे थे, इसलिए हमारी विज़िट अरेंज नहीं हो पाई थी। इसलिए फिर सेबी से एक ऑफिसर आए थे, उनसे हमारा इंटरेक्शन सेट करवाया था। बट जनरली फील्ड विज़िट होती है, तो आपको घूमने मिलेगा अपने दोस्तों के साथ, नए लोग मिलेंगे, कुछ बहुत जेन्युइन और अच्छे फ्रेंड्स मैंने बनाए, बहुत अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क मैंने बनाया। तो इट इज़
वेरी फन। ये 15 दिन बहुत इन्जॉयमेंट के होते हैं, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। एंड डेफिनेटली आप रेसिडेंशियल लीजिए, नॉन रेसिडेंशियल लीजिए, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, 19-20 का फ़र्क होगा। बट येस, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड योर सेफ्टी कंसर्न्स एंड एवरीथिंग, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने खुद ने नॉन रेसिडेंशियल किया था, तो मैं नासिक में रहती हूँ एंड मैंने मुंबई में वीरो में नरीमन पॉइंट से किया था। तो मैंने वहाँ पे जब हॉस्टल लिया था, तो मुझे सब मिला के, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे कॉस्ट उतना ही पड़ा था जितना एक रेसिडेंशियल वाले इंसान को पड़ता है। बट मुझे थोड़ा-सा मेरा मेंबरशिप लेने का जल्दी थी, इसलिए मैंने वहाँ से कर लिया, नहीं तो नॉन रेसिडेंशियल में ही जाती। प्लस जब मुझे चाहिए था तब उस नॉन रेसिडेंशियल का बैच बन रहा नहीं था, फुल हो चुका था और बहुत लेट हो जाता है, इसके लिए फिर मैंने नॉन रेसिडेंशियल कर लिया। पास का पास में था तो हो गया। तो आप भी अपना डिसीजन इस तरीके से ले सकते हैं। और बाकी कोई भी चीज़ के बारे में आपको डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय।